डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस पार्ट केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे, जिसमें अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें अपने लक्ष्यों को बनाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटकर किसी कार्य को करने से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जिस प्रकार एक चिड़िया एक एक तिनके से अपना घोंसला बना लेती है, उसी प्रकार हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, जिस प्रकार एक चिड़िया अपने घर को बना लेती है। अब हम आगे देखते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखा है ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सर्वप्रथम हम इस दिए हुए पॉइंट में रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। जिस प्रकार जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो यह अभिक्रिया CO2 गैस उत्पन्न करती है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि इसमें नए गुणधर्म, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में जब क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। इसलिए नए गुणधर्म वाला हमें एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसे हम रासायनिक अभिक्रिया के रूप में जानते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट में देखेंगे ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जिस प्रकार C यहाँ अभिकारक, O2 अभिकारक के रूप में है, तथा हम थर्ड पॉइंट में देखें ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। C और O2 की क्रिया होने के पश्चात प्राप्त CO2 गैस उत्पाद है। अब हम कुछ इसके उदाहरणों के बारे में देखते हैं, जिसमें फर्स्ट उदाहरण है भोजन का पाचन। भोजन विभिन्न पदार्थों से मिलकर बना होता है तथा जब इसे ग्रहण करने के बाद जब यह पाचन तंत्र में जाता है तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया का रूप होता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन, जिस प्रकार हम जानते हैं जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वह एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो यह फेफड़ों के पास जाकर यह कैपिलरी को देकर यह ATP के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करती है जो हमारी कोशिकाएं ग्रहण करती हैं। थर्ड पॉइंट, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगने का अर्थ है जब कोई लोहा किसी ऐसे स्थान पर रख दिया जाता है जहां पर नमी की मात्रा होती है, अर्थात आर्द्रता की मात्रा होती है, तो ऑक्सीजन और नमी के कारण उस पर जंग लग जाती है। यह रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार मैग्नीशियम फीते का जलना, इसी प्रकार दही का बनना, दूध से दही का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, इसके बाद क्या परिवर्तन होते हैं। इसके लिए हम देखें फर्स्ट पॉइंट, अवस्था में परिवर्तन। जिस प्रकार दूध से दही बनने के बाद यह कुछ अलग ही अवस्था में आ जाता है, इसे हम अवस्था परिवर्तन कहते हैं। रंग में परिवर्तन, जिस प्रकार हम देख सकते हैं कोई कच्चा फल जब हम कुछ दिन उसे रख देते हैं तो उसका कलर कुछ अलग हो जाता है,
पीला पड़ जाता है। जैसे आम जब हम पकाते हैं तो यह कलर पीला हो जाता है। यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण और एक परिवर्तन है। तापमान में परिवर्तन, जिस प्रकार हम देखें जब कार्बन को जलाते हैं तो वह अलग प्रकार की ऊष्मा देता है, जबकि जलने से पहले वह पदार्थ एक ऊष्मा नहीं देता है। गैस उत्सर्जन, जिस प्रकार हम कह सकते हैं जब कोयले को जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। यह रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण अर्थात क्रिया होने के बाद हुए परिवर्तन प्रेक्षण कहलाते हैं। अब हम आगे देखें रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। रासायनिक परिवर्तन को हम किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं यहाँ दिखाया गया है। जहाँ शब्द समीकरण, जिसमें शब्दों के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया गया है। जहाँ जिंक जिसे हम Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम H2SO4 कहते हैं। जो शब्द समीकरण लिखा है उसका हम अगर रासायनिक समीकरण लिखें तो Zn प्लस H2SO4 साइन ऑफ रिएक्शन, इस चिन्ह को हम साइन ऑफ रिएक्शन के रूप में जानते हैं। इसलिए इसके बाद होने वाली अभिक्रिया, इसमें ZnSO4 से क्रिया कर ZnSO4 और हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जब हम इसे रासायनिक रूप में लिखें तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम देखें रासायनिक समीकरण। यह जो हमने लिखा है वह एक रासायनिक समीकरण है। इसमें लिखा है रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक का अभिकारक जो तत्व जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जो अभिकारक और तत्व हैं, और उत्पादों के रासायनिक सूत्र जो हमें रासायनिक समीकरण के रूप में Zn प्लस H2SO4 साइन ऑफ रिएक्शन ZnSO4 प्लस H2A के रूप में प्रदर्शित हैं। भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं जो लिखे हुए हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। इस जो हम साइन ऑफ रिएक्शन कहते हैं, इस तीर के ऊपर हम दाब, ताप, उत्प्रेरक का अर्थ है किसी अभिक्रिया को तेजी से कराना, उत्प्रेरक का कार्य होता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। इसमें कहा गया है जो Zn इस तरफ एक है, इस चिन्ह के बाद भी Zn एक है, इसलिए हम कह सकते हैं यह तत्व Zn का न तो ह्रास हुआ है न ही निर्माण हुआ है। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में न तो किसी द्रव्यमान का निर्माण होता है न ही विनाश होता है। अब हम आगे देखें रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। जिस प्रकार इसमें चरणबद्ध तरीके से सिखाया गया है, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए जो दिखाया गया है, जिसे Fe जिसे हम लोहे के रूप में, H2O जल के रूप में और H2 हाइड्रोजन गैस के रूप में, FeO3 के रूप में
है, संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जाता, जिसमें पूर्ण अभिक्रिया होने के पश्चात यह साड़ी प्राप्त होती है। जैसे चरण 4 में दिखाया गया है, यहाँ पर 3 लोहे के अणु तथा 4 जल के अणु, इसी प्रकार एक FeO3 का अणु और 4 हाइड्रोजन के अणु हैं। इसलिए यहाँ इस साड़ी में दिखाया गया है Fe के अभिकारक के रूप में वन अणु और उत्पाद के बाद 3 अणु हो गए हैं। इसी प्रकार H के अभिकारक के रूप में 2 अणु और उत्पाद के रूप में भी 2 अणु रहे हैं और ऑक्सीजन का अभिकारक के रूप में परमाणुओं की संख्या 1 और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या 4 है। यहाँ इस वाक्य को यहाँ दर्शाया गया है। अब हम आगे देखते हैं, सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान होती है। समान का अर्थ है जहाँ 3Fe 3 परमाणु जो लोहे के, इसी प्रकार Fe3 यहाँ भी Fe3 का अर्थ होता है 3 परमाणु लोहे के हैं और यहाँ 4H2O का अर्थ है 4 का गुणा जब हम H2 जो 2 लिखे हुए हैं इसमें करें तो 8 हाइड्रोजन हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ भी देखें तो हाइड्रोजनों की संख्या 8 है। H को हम हाइड्रोजन के रूप में जानते हैं। सभी चरणों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। अब चरण 5 में अभिकारक का अर्थ है इस तरफ जो लिखे हुए होते हैं इन्हें हमें अभिकारक के रूप में जानते हैं। ठोस को हम S के रूप में, द्रव को हम L के रूप में, गैस को हम G के रूप में, जलीय विलयन को हम EQ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्विड। अब हम आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसका अर्थ है रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती हैं, जिसमें फर्स्ट में लिखा है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अर्थ है जब हम 3+2 को जोड़ दें तो यह एक संयोग हो गया और यह संख्या 5 बन गई। इसलिए यहाँ पर जब 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो हम कह सकते हैं यह एक संयोजन अभिक्रिया है। इसमें लिखा है इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें दिया है 2 अभिकारक A और B हैं, जिसे मिलकर एक प्रोडक्ट C, उत्पाद C बना है। उदाहरण के लिए जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो एक उत्पाद CO2 प्राप्त हुआ है। C अभिकारक O2, CO2 उत्पाद, C अभिकारक, O2 अभिकारक हैं। जिस प्रकार हम सेकंड पॉइंट को देखें, जल का निर्माण, जिसमें 2 हाइड्रोजन के अणु और एक ऑक्सीजन का अणु मिलकर जल बनाते हैं। जो 2H2 है यह एक अभिकारक, O2 एक अभिकारक और 2H2O एक उत्पाद है। इसी प्रकार थर्ड बिंदु में दिया है। अब हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। जिस प्रकार हम देखें कोयले को जब जलाया जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, तो यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब हम आगे देखेंगे जिस प्रकार इसमें निम्न उदाहरणों के द्वारा दिखाया गया है। जब हम
CH4 मेथेन गैस को जलाते हैं, एथेन गैस को जब जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊष्मा उत्सर्जित करती है। सेकंड पॉइंट, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जिसमें दिखाया गया है जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल और ऊष्मा उत्सर्जित करता है। वियोजन अभिक्रिया, इसका अर्थ है जिस प्रकार 5 को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं 2+3, यह 2 भागों में टूटने की क्रिया ही वियोजन कहलाती है। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, यह वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार एक अभिकारक A यह 2 उत्पाद B तथा C बना रहे हैं, यह एक वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अब हम फर्स्ट पॉइंट में देखें ऊष्मीय वियोजन। इसका अर्थ है कुछ अभिक्रियाएं ऊष्मा के कारण वियोजित अर्थात टूट जाती हैं। जिस प्रकार जब 5 को हमने 2+3 में तोड़ दिया है, इसी प्रकार ऊष्मीय वियोजन भी इसी प्रकार होता है। अब हम उदाहरण के माध्यम से देखें फेरस सल्फेट, जिसमें ऊष्मा देने के पश्चात यह FeO3 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड SO3 के रूप में टूट जाता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है जहाँ पर एक अभिकारक 3 उत्पाद बना रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं यह एक ऊष्मीय वियोजन है, अर्थात यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और यह किस प्रकार का वियोजन है, हम कह सकते हैं यह ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है। अब हम आगे देखते हैं ऊष्मीय वियोजन ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है, जिसमें अब हम देखते हैं वैद्युत वियोजन। विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाता है। जब हम किसी पात्र में 2 छड़ एनोड और कैथोड की डाल देते हैं और इस पर हम एक पॉजिटिव तार एक नेगेटिव तार जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार इस विलयन में हुए वियोजन को हम वैद्युत वियोजन कहते हैं। जिस प्रकार उदाहरण में दिया है, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह 2s2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। अब हम इसी प्रकार आगे देखें जो चित्र के माध्यम से दर्शाई गई है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 गैसें इसके द्वारा उत्सर्जित हो रही हैं। यह एक प्लास्टिक का पात्र है या मग है और ये 2 परखनली जिस पात्र में पानी भरा है और यह रबर स्टॉपर जो एनोड और कैथोड के द्वारा जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक बैटरी लगा दी जाती है और यहाँ कुंजी के अर्थात स्विच लगा दिया जाता है जिसके द्वारा विद्युत प्रवाहित की जाती है। अब हम देखते हैं प्रकाशीय वियोजन, अर्थात वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित हो जाती हैं, जैसे पेड़ पौधों का भोजन बनाना। यह एक प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है जिसमें 2AgCl को जब सूर्य के प्रकाश में यह अभिक्रिया कराते हैं तो यह Ag और Cl2 गैस में टूट जाते हैं और इसी प्रकार AgBr Ag और Br2 में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इससे पहले हमने
ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें बाहर से ऊष्मा दी जाती है। ऊष्मा का अर्थ है ताप। जब किसी अभिक्रिया को बाहर से ताप दिया जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें पहले पॉइंट में दिया है विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। इसका अर्थ है इसमें कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील को विस्थापित कर देते हैं। जहाँ पर Fe ने कॉपर को Cu को यहाँ से विस्थापित कर दिया है, जहाँ FeSO4 प्लस कॉपर Cu के रूप में प्रदर्शित है। इसलिए यह एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है जो इस चित्र में दिखाया गया है। अब हम आगे की तरफ देखते हैं। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया है। ZnCoSO4 यह ZnSO4 जहाँ पर Zn ने कॉपर को विस्थापित कर दिया है, इसलिए ZnSO4 प्लस कॉपर बनता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इसमें दो परमाणु आपस में बदल जाते हैं। इस प्रकार यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। जिस प्रकार Ba मिलकर BaSO4 सॉरी यहाँ पर 4 होना है। यहाँ पर BaSO4 यहाँ Ba ने SO4 से क्रिया कर BaSO4 बेरिलियम सल्फेट और इसी प्रकार Na ने Cl2 के साथ क्रिया कर 2NaCl सोडियम क्लोराइड बनाया है। बेरिलियम सल्फेट के सफ़ेद अभिलेप अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया का अवक्षेपण अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। उपचयन एवं अपचयन। उपचयन का अर्थ है जब किसी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। किसी अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वह अपचयन। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो यह क्रिया भी अपचयन का एक उदाहरण होती है। जब किसी हाइड्रोजन का ह्रास होता है यह एक उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। अब हम इसमें देखें, यहाँ पर जो यह उपचयन के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं अपचयन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, अपचयन में ये क्रियाएं हों तो यह माना जाता है अपचयन अभिक्रिया है। जिसमें दिखाया गया है कॉपर के साथ लगी ऑक्सीजन अणु यह इससे अलग हो जाती है, अर्थात यह कॉपर बचता है और हाइड्रोजन जिसके पास O परमाणु नहीं है इसके साथ O परमाणु लग जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं H2O बनाता है। जो H के साथ O लग जाए तो हम कहते हैं यह उपचयन की घटना है। और जब कॉपर से ऑक्सीजन Cu से ऑक्सीजन हट जाता है तो हम कहते हैं यह
एक अपचयन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में अपचित हो गया है। अपचित का अर्थ है यहाँ पर कॉपर ने अपने साथ लगी ऑक्सीजन को त्याग दिया है। हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, जो इसमें दिया है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव, जैसे संक्षारण, जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि में संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है अर्थात संक्षारित हो जाती है, वह गलने लगती है, तो हम कहते हैं यह क्रिया संचरित है। और इसे हम बचाने के लिए निम्न उपाय करते हैं। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली पर, तांबे के ऊपर हरी पर चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। इसे बचाने के लिए हम इसको नमी अर्थात ऐसे चीज़ों से दूर रखते हैं जिससे इन पर कोई प्रभाव न पड़े। अब हम देखते हैं यशद लेपन। इसका अर्थ है उस पर लेपन कर देते हैं, विद्युत लेपन कर देते हैं और पेंट कर देते हैं। इनके कारण हमारी वस्तुएं संक्षारण से धातुओं से बचाया जा सकता है, अर्थात जंग लगने से बचाया जा सकता है। विकृत गंधता, वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री जिसमें तेल पाया जाता है उसे हम वसायुक्त, और तेलीय खाद्य सामग्री जिसमें तेल पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें हम तेलीय खाद्य सामग्री कहते हैं। वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती हैं जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधता कहते हैं। विकृत गंधता को रोकने के उपाय, प्रत्यऑक्सीकारक का उपयोग करके, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख के, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, शीतलन द्वारा ठंडा करके। हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर कंप्लीट साइंस कोर्स दिया जा रहा है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों तक भी इसको भेजें। थैंक यू।